प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के भेद। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्रधान उपवाक्य तो अपने आप में एक ही होता है। आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। आगे हमने आश्रित उपवाक्य को गहराई से समझने के लिए उसके भेद किए हैं, जिनकी चर्चा आज हम इस क्लास में कर रहे हैं। मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्य, जिनको हम गौण उपवाक्य भी कहते हैं, अर्थात जो प्रधान नहीं होता है, वे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है हमारा संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। आपको बात समझ में आ गई है शायद। दो चीजें होती हैं, एक होता है वाक्य और एक होता है उपवाक्य। वाक्य तो मैंने आपको बताया था कि अपने आप में जो पूर्ण है वो वाक्य है। उसमें एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। तो मिश्र वाक्य में आप देखते हैं कि प्रधान उपवाक्य भी है और आश्रित उपवाक्य भी होता है, गौण उपवाक्य भी होता है। तो जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। अर्थात इसकी पहचान क्या होती है कि ये आश्रित उपवाक्य जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे पहले की का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार हमारे भावों के अनुकूल हम की का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बिना भी इसका प्रयोग हो जाता है। वो साइलेंट रहता है, वह लोप रहता है। जैसे उदाहरण समझें, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब देखिए, इसमें मुझे मालूम था, क्या मालूम था आपको पता नहीं है, इसलिए ये उपवाक्य हो गया कि वह नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या बात थी इससे पहले, भूमिका क्या थी इस बात की, तो आपको नहीं पता है। अर्थात ये अपूर्ण अर्थ दे रहा है। मुझे मालूम था, यह भी अपूर्ण अर्थ दे रहा है। और मिश्र वाक्य में ऐसा ही होता है। जब पूरा वाक्य मिल जाता है आपस में, तब ही वह पूर्ण अर्थ प्रदान हमें करता है। मुझे मालूम था, यह जो उपवाक्य है यह प्रधान उपवाक्य है। कि वह नहीं आएगा, यह जो है, जो हमने की योजक के माध्यम से इसको जोड़ा है, यह हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। ऊपर की जो बात हमने पढ़ी थी उसमें भी यह स्पष्ट किया गया था कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनका आरंभ की के माध्यम से होता है। अर्थात आपने देखा कि वह नहीं आएगा, ये जो उपवाक्य है इसका आरंभ की के द्वारा हुआ है, तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो गया। ऊपर हमने चर्चा की है कि कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। जैसे मुझे मालूम था अल्प विराम वह नहीं आएगा। कई बार हम अपनी बात को इस रूप में भी प्रकट कर देते हैं कि हम अल्प विराम अर्थात कोमा लगा के अपनी बात को कह देते हैं। लेकिन जब हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप दोबारा देखने की कोशिश करें, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, तो की को हमने लोप कर दिया है। अर्थात की का प्रयोग इसमें होना चाहिए था, लेकिन कई बार हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि यह संज्ञा उपवाक्य हो गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि संज्ञा उपवाक्य में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग होता है। भाव यह है कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों रूपों में ये प्रयोग होते हैं। जैसे अभी आपने देखा, मुझे मालूम था, जो मुझे शब्द है वह मैंने अपने लिए प्रयोग किया है, संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया है। वह नहीं आएगा, अब वह है कोई लड़का है, तो उसके लिए मैंने प्रयोग किया है, मैंने भी उस नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो वो शब्द संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम के रूप में भी हो सकता है, लेकिन काम तो वो संज्ञा का ही करते हैं।
मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ मुझे मालूम था, अर्थात रवि को मालूम था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, लेकिन काम तो वो संज्ञा वाला ही कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में ही तो बता रहा है। वह नहीं आएगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि रवि को मालूम था कि मोहन नहीं आएगा, तो वह के स्थान पर मैंने संज्ञा का प्रयोग करके देखा कि मोहन, सोहन, कोई भी हम नाम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। तो ऐसे जो उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा का कार्य करते हैं, अब जैसे वह शब्द, वह नहीं आएगा, वह कौन, कोई नाम तो होगा उस आदमी का, हमने उसको सर्वनाम के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो वह शब्द है यह संज्ञा का ही काम कर रहा है, किसी व्यक्ति या किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य जो होता है वह की के माध्यम से आरंभ होता है, उससे पहले जो होता है वह हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। दूसरे में भी आपने देखा, मुझे मालूम था, अल्प विराम लगा के हमने क्या कहा, वह नहीं आएगा, तो हमने इसमें की का लोप कर दिया है। क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है तो परीक्षा में दोनों प्रकार से किसी भी रूप में हमारे सामने कोई वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। तो हमें ऐसी स्थिति में ये क्या पहचान करनी है कि हम की का प्रयोग करके देख लेते हैं कि क्या सेंटेंस सही बन रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? मुझे मालूम था जो नहीं आएगा, जो वह नहीं आएगा, अब सेंटेंस नहीं बन रहा है। मुझे मालूम था यदि वह नहीं आएगा, तब भी बात नहीं बन रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि की का प्रयोग करने से वाक्य बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, हमारा भाव स्पष्ट हो पा रहा है। तो इस प्रकार हम अगर देखते हैं कि अल्प विराम लगा हुआ है, तो अगर हम की का प्रयोग करके देखते हैं और वाक्य सही दिशा में जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि इससे पहले मुझे मालूम था, यह प्रधान उपवाक्य हो गया, कि वह नहीं आएगा या वह नहीं आएगा, तो यह हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। और आश्रित उपवाक्य का भी संज्ञा उपवाक्य भेद हो गया, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यह संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है। पदबंध का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पदों का बंधन, अर्थात कई शब्द मिलकर, जब कई पद मिलकर एक पदबंध बनाते, ग्रुप बना लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वह नहीं आएगा, तो वह नहीं आएगा, ये जो तीनों अलग अलग पद है हमने इनको इकट्ठा प्रयोग करके एक अर्थ निकालने की कोशिश की है। इसको हम पदबंध कहते हैं, पदों का ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। दूसरा हमारा भेद है विशेषण उपवाक्य। पहला कौन सा था? संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन ही भेद हैं, संज्ञा और विशेषण उपवाक्य दूसरा है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं और आश्रित उपवाक्य उसकी विशेषता बतानी शुरू कर दे, उसकी स्पेशलिटी क्या है वो बतानी शुरू कर दे, तब वहां पर आश्रित उपवाक्य का भेद होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अब देखिए, अब हम इसको संयुक्त की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं वाक्य को। कैसे? यह वही लड़का है, इससे अर्थ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जिसने कल चोरी की थी, किसने चोरी की थी, अभी भी हमारे मन में संदेह बना हुआ है। लेकिन आपने देखा कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें संदेह की स्थिति नहीं होती है, उसमें और तथा वह आदि योजक जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मोहन खाना खा रहा है और श्याम खेल रहा है। मोहन खाना खा रहा है, अपनी बात वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण हो चुकी है। अगर हम बीच में पूर्णविराम लगा दें तो वो एक स्वतंत्र सरल वाक्य बन जाता है। तो लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि उसमें जो दोनों उपवाक्य होते हैं या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, वह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अर्थ को प्रकट करने के लिए। अगर हम उनको स्वतंत्र कर दें उपवाक्यों को, तो वो पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं, अर्थ अपूर्ण बना रहता है। यही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यह मिश्र वाक्य है। यह वही लड़का है, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। जिसने कल चोरी की थी, यह उसका आश्रित उपवाक्य हो गया।
जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। अब देखिए, दो जो वाक्य प्रयोग हुए हैं, इनमें अलग अलग नियम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो प्रधान उपवाक्य होता है वह आरंभ में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। अब पहला जो वाक्य है उसमें क्या है, यह वही लड़का है, यह प्रधान उपवाक्य वाक्य के आरंभ में प्रयोग हुआ है। उसे अवश्य सफलता मिलती है, यह जो प्रधान उपवाक्य है यह अंत में प्रयोग हुआ है। जो परिश्रम करता है, यह जो आश्रित उपवाक्य है, यह आरंभ में हो गया है। तो कई बार हम अपने भावों को इस तरीके से भी प्रकट कर लेते हैं। यहाँ जिसने कल चोरी की थी और जो परिश्रम करता है, ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः लड़का, संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब दोबारा से उदाहरणों की तरफ हम देखते हैं। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अब चोरी करने की विशेषता बताई जा रही है, लड़के की बात हो रही है, तो लड़का जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। तो यही हमने परिभाषित किया था कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से किसी की विशेषता वो प्रकट करते हैं। अब देखिए, लड़के ने कल चोरी की थी, तो लड़के की विशेषता यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो गया है। अगली बात, उसे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगले में देखिए, जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, अर्थात परिश्रम करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। उसे किसे, जो भी परिश्रम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उसे जो शब्द है वह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है और किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है, अर्थात अगर वो परिश्रम नहीं करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उसे सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण उपवाक्य है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आश्रित उपवाक्य के द्वारा बताई जा रही है। आगे समझें बात को। यहाँ जिसने कल चोरी की थी और जो परिश्रम करता है, ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः लड़का, संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके क्रिया रूपों से होता है। जैसे जो से हम जिसने, जिसे, जहाँ, जिससे, जिनको, जिनके लिए, ऐसे हम उनके क्रिया रूपों को बदल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम परीक्षा में मूल्यांकन करते हैं कि इनमें से सही कौन सा है, या हमसे पूछा गया है कि बताइए कि मिश्र वाक्य का यह आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो हमें एक नियम ध्यान में रखना होगा कि जो की से आरंभ होते हैं वह तो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, और जिनके आरंभ में जो लगा हो, या जिसने, जिसे, जहाँ, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए ये लगा होता है, तो वो हमारे विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब देखिए, पहला जो उदाहरण हमने पढ़ा है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अब जिसने शब्द यहाँ पर आ गया तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो नियम है वो सही लागू हुआ है। जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो ये जो से आरंभ हुआ है, तो समझ जाइए ये आश्रित उपवाक्य है और यह विशेषण उपवाक्य बन गया है। तो ये पहचान हमें याद रखनी पड़ेगी इनके लिए। आगे है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की काल, रीति, रीति होता है ढंग काम करने का, स्टाइल होता है अपना, हर किसी का तरीका होता है काम करने का। क्रिया की काल, रीति, स्थान, परिमाण, परिमाण होता है नापतोल। क्योंकि जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो नाप तोल में होता है, गिनती में वो चीजें नहीं होती है।
तो यहाँ पर हम यही बात देखते हैं कि क्रिया का भी नापतोल होता है, क्रिया भी कम या ज्यादा मात्रा में होती है। वह बहुत अधिक परिश्रम करता है, वह बहुत कम परिश्रम करता है। तो जो क्रिया है वो कम और ज्यादा मात्रा में हो सकती है। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की काल के बारे में बताते हैं, उसके समय का बोध होता है, रीति काम करने के ढंग के बारे में बताते हैं, स्थान वो क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है, परिमाण वो क्रिया कम मात्रा में हुई है ज्यादा मात्रा में हुई है, आदि विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब आप बात को समझ गए हैं। इससे पहले यह भी आवश्यक है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर भी समझ में आ जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको इसके बारे में अवश्य ही पता है। फिर भी विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन सुंदर लड़का है, मोहन की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, तो मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो मोहन हो गया हमारा विशेष्य और जो उसका सुंदर भाव है वो हो गया उसका विशेषण हमारा। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वह क्रिया की विशेषता ही बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है। अब इसकी पहचान क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। इस प्रकार के उपवाक्यों का आरंभ होता है जब से, जहां से, जो जो आदि समुच्चय बोधक अव्यय से इसका आरंभ होता है। जैसे उदाहरण को समझें आप, जहां जहां हम गए हमारा स्वागत हुआ। स्वागत हुआ होने की क्रिया है कहां पर, जहां जहां। अब जहां जहां है स्थान वाचक हो गया, मतलब स्थान की बात हो रही कि क्रिया किस स्थान पर वो घटित हुई है। तो यहाँ पर क्रिया घटित हुई है, उनका स्वागत हुआ है, क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता क्या है कि जहां जहां पर वो गए हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। अगली बात क्या है कि पहचान स्पष्ट है जहां जहां से इस उपवाक्य का आरंभ हुआ है। अर्थात आप देख रहे हैं जहां जहां हम गए, अल्पविराम लगा है, तो ये जहां जहां हम गए ये आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये नियम में बताया गया है कि जहां जहां का हम प्रयोग देखते हैं, जहां पर जो जो आदि का जब हम प्रयोग करते हैं, जब जब करते हैं, हमारा स्वागत हुआ, यह इसमें प्रधान उपवाक्य हो गया। जब जब वर्षा हुई फसल अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य में होने की क्रिया हो रही है, फसल अच्छी हुई, हो रही है मतलब फसल अच्छी, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है जब जब। तो यह काल का बोध करा रहा है, समय का बोध करा कि जब जब फसल अच्छी हुई, वर्षा अच्छी हुई है, फसल अच्छी तब तब हुई है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह प्रधान उपवाक्य के समय का बोध कराते हैं, रीति का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, ये उसके परिमाण का बोध कराते हैं। और इनका जो आरंभ होता है वह जब, जहां, जो जो आदि समुच्चय बोधक इनसे होता है, ये इनकी पहचान होती है। इसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी आगे उपभेद होते हैं जिनको समझना हमारे लिए अनिवार्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। गहराई से समझने की आवश्यकता है कि इनके 8 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, या जिसको हम समय सूचक भी कह सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, अर्थात जिसमें क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है। जैसे जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत पढ़ता था। जब, अब देखो वही पहचान आ गई, जब जब जो 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 हमने परिभाषित किया था पहले। मैं बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, क्योंकि जब जो शब्द का हमने प्रयोग किया, पद का प्रयोग किया है, इससे आरंभ होने वाला तो आश्रित उपवाक्य ही कहलाएगा। तो बहुत पढ़ता था, पढ़ने की क्रिया हो रही है, था भूतकालिक क्रिया है। तो जब मैं दिल्ली में रहता था, तो आप देख रहे हैं कि जब रहने की बात हो रही है तो यहाँ पर वो समय का बोध हो रहा है, आज की बात नहीं है। जब वह दिल्ली में रहता था तब की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो इस प्रकार का जो भेद है वह कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत माना जाता है। बहुत पढ़ता था यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है इसमें
क्रिया के स्थान के बारे में चर्चा की जाती है, उसका बोध होता है। जैसे जहां हम रहते हैं वह स्थान बहुत अच्छा है। वह स्थान बहुत अच्छा है, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। जहां हम रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, मतलब एक स्थान की बात हो रही है, स्थान विशेष की बात हो रही है। रहने की क्रिया, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा होना है, होना क्रिया है, तो इसकी विशेषता क्या है, उस स्थान का बोध करा रहे। क्रिया की विशेषता क्या है कि जहां हम रहते हैं वह स्थान बहुत अच्छा है। अगला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही काम करो। अब देखो जैसा शब्द आ गया, ऊपर वाले में जहां आया था उससे ऊपर जब आया था, तो ये हमारे आश्रित उपवाक्य की पहचान है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेदों में हम इसको गिनते हैं। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही काम करो, वैसा ही काम करो, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया है। जैसा मैं चाहता हूं, मेरा ढंग क्या है, मेरा स्टाइल क्या है, जैसा मैं चाहता हूं, ये हमारी रीति की बात हो रही है, और रीति भी क्रिया की बताई जा रही है। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य का भेद हमारा बन गया है। आगे है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, कम या ज्यादा मात्रा होना किसी भी चीज की। वाचक होता है जानकारी देना, उसका बोध कराना, अर्थात मात्रा की जानकारी देना, मात्रा का बोध कराना, अर्थात क्रिया कम मात्रा में हुई है, ज्यादा मात्रा में हुई है, वो बताना यहाँ पर जिक्र हुआ है। ज्यो ज्यो वह बड़ा हो रहा है, मूर्ख होता जा रहा है। बड़ा हो रहा है, यह क्या है, परिमाण है, नापतोल हो रहा है क्रिया का, बढ़ने की क्रिया का नापतोल हो रहा है। मूर्ख होता जा रहा है, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। जो जो, देखिए वही पहचान आ गई है, जैसा, जो जो, जब, जहां। तो ये जो पहचान है इनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो यह परिमाण की तरफ इशारा कर रही है, क्रिया की नापतोल की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जो जो वह बड़ा होता हो रहा है, यह जो उपवाक्य है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद है हमारा नंबर 5, कारणवाचक। कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। क्योंकि का प्रयोग हमने कर दिया इसमें। तो क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, यह हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। मैं नहीं आ सकूंगी, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। अब इसमें कारणवाचक, कोई कारण बताया जाता है, कोई रीजन बताया जाता है कि किस कारण से मैं आने में असमर्थ हूँ। असमर्थता का कारण क्या है कि मेरा बेटा बीमार है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी प्रधान उपवाक्य हो गया। और ये कारण बताया जा रहा है क्रिया के असमर्थ होने में, आने में असमर्थ होने में। नहीं आ सकूंगी, क्यों नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो यहाँ पर कारण बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यह कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। इसके बाद है जी हमारा शर्तवाचक, जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, शर्त के आधार पर कोई क्रिया करने की बात होती है। अगर मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी। अब आप देखते हैं, अगर आप मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी, इसमें कोई शर्त रखी जा रही है। उस शर्त के आधार पर ही हम इसका मूल्यांकन करते हैं। विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसी चीज का विरोध किया जाता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोमा, वह नहीं मानेगी, या कई बार हम तो भी का प्रयोग इसमें कर लेते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो तो भी वह नहीं मानेगी। तो भी वह नहीं मानेगी, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। इसमें एक विरोध किया जा रहा है कि आपकी बात का विरोध हो रहा है, आप कुछ भी कर ले, उसको आपकी बात स्वीकार नहीं करनी है। तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, यह हमारा आश्रित उपवाक्य है, जो विरोधवाचक क्रिया विशेषण की तरफ इशारा कर रहा है। प्रयोजनवाचक, प्रयोजन होता है कोई उद्देश्य, कोई पर्पज होना किसी काम को करने का, अर्थात क्रिया को करने का कोई क्या पर्पज रखता है,
वो बताने की कोशिश इसमें की जाती है। कैसे, देखें एक बार। जैसे कहा गया है, दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली अंदर न आ सके। अर्थात दरवाजा बंद कर लो, ये क्रिया की बात हो रही है। उसका कारण क्या है, दरवाजा हम क्यों बंद करना चाहते हैं, क्या रीजन है उसका, क्या उद्देश्य है हमारा। बिल्ली अंदर घुसती है, हम उसको रोकना चाहते हैं, तो यही बात इसमें कहने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली अंदर न आ सके। अर्थात इसमें कोई कारण बताने की कोशिश की जा रही है, अर्थात उस कारण के आधार पर ही हम दरवाजा बंद करने की क्रिया करना चाहते हैं। तो दरवाजा बंद कर दो, यह हमारा प्रधान उपवाक्य है। ताकि बिल्ली अंदर न आ सके, यह हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। और यह आश्रित उपवाक्य भी हमारा प्रयोजनवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का भेद हो गया।